कब बजट शब्द कब उद्भव हुए थे? 1773 ईस्वी में, जब ब्रिटिश वित्त मंत्री, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल ने पहली बार क्या किया था? वित्तीय प्रस्ताव सामने रखा था ब्रिटिश संसद के सामने। कहां पर? ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन के सामने। उसी टाइम से ये वर्ड चलन में चलता हुआ चला आ रहा है। पहली बात। सेकेंड बात है कि भारतीय संविधान में बजट की चर्चा कहां की गई? नहीं, क्वेश्चन दूसरा रह सकता है कि भारतीय संविधान में बजट की चर्चा कहां है? तो भारतीय संविधान में बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में है। कहां पर है? अनुच्छेद 112 में है, जिसे उस वहां पर बजट को बजट नहीं क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। दो क्वेश्चन बने। कब? 1773 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा। कहां पर चर्चा है भारतीय संविधान में बजट की? तो बजट की चर्चा, बजट को भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। और यह क्या होता है? एक सरकार का लेखा जोखा होता है। क्या होता है? सरकार का लेखा जोखा होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, आय और व्यय। क्या कहते हैं? आय और व्यय। मतलब जब हम बजट बनाते, मान लीजिए घर की बजट हम बनाते तो बनाते हैं ना कि हम कितना कमाने वाले, इस महीने कितने अर्निंग हमारे आने वाली है, और इस मंथ हम कहाँ कितने खर्च करेंगे, किराने सामान के ऊपर कितना खर्च करेंगे, हेल्थ पे कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे, इन सभी तरह का हम बजट निर्धारित करते हैं। ठीक उसी तरह एक साल के, आने वाले अगले साल के सरकार क्या करती है? लेखा जोखा प्रस्तुत करती है भारतीय संसद के सामने। तो उसे क्या कहा जाता है? बजट। उसमें दो बातें होती हैं, एक आय और दूसरा व्यय। तो जो सरकार की समस्त प्राप्ति होंगी, जो प्राप्त करेगा, प्राप्त कैसे करेगा? कर के रूप में प्राप्त करता है। जो टैक्स आप देते हैं वो क्या होता है? सरकार के लिए आय होता है। नहीं, और वो भी कर दो तरह का। आपके एक हो गए कौन सा? प्रत्यक्ष कर, और दूसरे हो गए अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिसे जनता द्वारा सीधे सरकार को चुकाया जाता है। क्या किया जाता है? जनता द्वारा सीधे सरकार को चुकाया जाता है। जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आय कर जिसको कहते हैं। आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आपने कमाया और आप ही सरकार को क्या कर रहे? प्रत्यक्ष रूप से चुका रहे, सीधा सरकार को चुका रहे। कुछ आप अप्रत्यक्ष कर भी देते हैं सरकार को, जैसे आप गए फोन खरीदने के लिए, कोई पेन खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए, तो वहां पर हम क्या खरीद, उस सब सामान हमने वस्तुएं खरीदी और उस पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। क्या लगता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो जीएसटी वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्या है वो? अप्रत्यक्ष कर है, और वो भी सरकार के खाते में जमा होती है। अब बोलेंगे सर जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर क्यों कहा? क्योंकि मैं ही जमा कर रहा हूं। देखिए, आप जमा कर रहे हैं, आप सीधे सरकार को नहीं जमा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उस सेलर को दे रहे हैं, जिस सेलर से आपने सामान खरीदा है, जिस विक्रेता से आपने सामान खरीदा है, उस सेलर को आप दे रहे हैं। सेलर क्या करता है? हर एक 3 महीने पर क्वार्टरली उसका क्या होता है? पेमेंट होते हैं सरकार के खाते, वो सरकार को देता है। दिया है आपने, लेकिन आपके बदले जमा कौन कर रहा है सरकार के पास? वो विक्रेता। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं उसको? अप्रत्यक्ष कर। तो दो तरह के कर से सरकार को इनकम होती है, और फिर वो सरकार क्या करती है? उन सभी आय को किस किस जगह खर्च करेंगे, उन सभी का भी लेखा जोखा आपके सामने रखती है कि रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया है, रेलवे को कितना दिया गया है, कम्युनिकेशन को कितना दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कितना दिया गया है। जहां जहां जितने पैसे खर्च किए गए उन सब का ब्यौरा जो है आपके सामने दिया रखा जाता है बजट के रूप में, ताकि ये जो पैसा है वो किसका है? भारत के आम जनता का है। और जो भारतीय संसद मतलब क्या? भारत का आम जन, तो उनके सामने ये चीजें प्रस्तुत की जाए कि मैं कहां से कमा रहा हूं और कितना खर्च कर रहा हूं। ये सरकार की जवाबदेही होती है, तो उस जवाबदेही को वो पूरा करता है। और हर एक साल 1 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाता है। जैसे अभी जो बजट है वो कौन सा है? अभी जो बजट पास किया गया 1 फरवरी को, वो कब से लागू होंगी? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। कौन से? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2023, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए, अगले साल। क्योंकि वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे वित्तीय वर्ष शुरू होते हैं वो कहां शुरू होते हैं? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। नहीं,
तो ये जो बजट पास हुआ है वो कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब तक के लिए? 31 मार्च 2024 के लिए। बात समझिए, वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष, बजट कहां से आया, बजट में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद आपकी चर्चा की गई है, यहां पर देखेंगे बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। नहीं, आपको कोई कहता है कि सरकार बैलेंस बजट पास मतलब पेश कर रही है, इसका मतलब क्या है? मतलब सरकार का कमाई और खर्च दोनों बराबर है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस में। सरप्लस बजट का मतलब है सरकार की कमाई खर्च से ज्यादा होती है। मतलब सरकार की जो कमाई होती है वो खर्च से क्या होती है? ज्यादा। मतलब कमा 100 रुपया रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 90 रुपया। इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। क्या होगा इसको? सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? सरकार की कमाई खर्च से कम होती है, कमाई कम होती है, खर्च ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या? डेफिसिट, घाटा। नहीं, घाटा वाला बजट। सरप्लस का मतलब फायदे वाला बजट, फायदेमंद बजट हमारे सामने रखा जाए। और तीसरा बजट होता है बैलेंस बजट। तो जब मान लीजिए सरकार के इनकम के रिसोर्सेज कम आ रहे, जैसे जब कोरोना का टाइम था उस समय जो बजट पास किए जाते थे वो क्या था? डेफिसिट बजट पास किया जाता था। सरकार कमा कम पाती थी, खर्च ज्यादा करती थी। नहीं, अब बोले कमा कैसे कम पाती थी? तो भैया लॉकडाउन के टाइम में सारा उद्योग धंधा सब कुछ बंद था, टैक्स कहां से आएगा? उद्योग धंधा चलेंगे तभी तो टैक्स आएंगे ना। तो टैक्स तो आते नहीं थे, लेकिन जो खर्च होंगे वो तो होंगे ही। नहीं, जो खर्च है वो तो होंगे ही। तो वहां पर क्या होता था? कमाई कम, खर्च ज्यादा। नहीं, अब धीरे धीरे हम क्या करें, उस कोरोना टाइम से उभरे हैं, फिर उद्योग धंधे शुरू हुए, फिर टैक्स आना शुरू हुआ सरकार खाते में। तो सरप्लस बजट, बैलेंस बजट सरकार दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, बजट 3 प्रकार के। चलिए इसी पेज में आपको चर्चा 2-3 वर्ड्स का, जैसे राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो बोला कि सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। नहीं, मतलब जो कमाया और खर्च किया उसके बीच जो अंतर आया उसको क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। और जब कोई सरकार अपने बजट में क्या है कि आय से अधिक खर्च दिखाती है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। क्या कहता है? घाटे का। अभी मैंने कहा कि अगर बजट में आय से अधिक खर्च दिखा रही है इसका मतलब वो कौन सा है? घाटे का बजट है। और इस घाटे का भरपाई कहां से किया जाता है? आरबीआई से उधार लिया जाता है। क्या किया जाता है? आरबीआई से उधार लिया जाता है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। नहीं, भारत का उसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि सेंट्रल बैंक कौन है भारत की? तो आरबीआई। क्या है? आरबीआई है। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, और नोट छापने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। ठीक है, तो आरबीआई से सरकार क्या करती है? लोन लेती है। क्या करती है? आरबीआई से उधार लेती है, लोन लेती है, और उस राजकोषीय घाटे का क्या किया जाता है? सेटलमेंट किया जाता है। अगर आरबीआई के भी पास पैसा ना हो तो फिर क्या? वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगना, एडीबी से, अलग अलग देशों से क्या कर, अलग अलग एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वहां से क्या करती है? वो उधार पैसा लेती है और फिर इस घाटे को क्या करती है? सेटलमेंट करती है। नहीं, क्या करती है? इस घाटे को सेटलमेंट करती है। अगले इसमें है यहाँ पर, अब आप सोचते हैं, कभी कभी देखते होंगे क्या करते हैं लोग? गाली बोलते रहते हैं सरकार को, सरकार सब कुछ बेच रहा है, सरकार सब कुछ बेच रहा है। नहीं, तो उस टाइम मैं कहता था कि नहीं, देखो सुनो, पहले समझिए बात को, फिर उसको जो करना है आपकी मर्जी है, आप जनता है, जो कुछ भी करना चाहिए। लेकिन बिना सोचे समझे अगर किसी को आप क्या करें, गाली दे रहे हैं या कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं। बोला कि 2 वर्ड आते हैं, एक होता है विनिवेश और दूसरा होता है निजीकरण। क्या होता है? विनिवेश और निजीकरण। क्या दोनों टर्म उसको समझिएगा। बोला कि जब सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर कमाई करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विनिवेश। अब मान लीजिए सरकार के पास पैसा नहीं है और वो पैसा कमाई करना चाहती है, तो कैसे करेगी? तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसको वो क्या करती है? बेचती है, हिस्सेदारी बेच रही है। जैसे लिखा है ना, पिछले कुछ समय से सरकार तेजी से सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और पैसे जुटा रही है। अक्सर आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है। निजीकरण और विनिवेश में अंतर होता है, दोनों चीजें अंतर होती है। प्राइवेट के हाथ में दे देना
और डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करना, दोनों के बीच अंतर है। क्या अंतर है? तो बोला कि निजी, अगर किसी पीएसयू, पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऐसी यूनिट, ऐसी इकाई जो कि सरकार चला रही हो, तो सरकार चला रही है, उसका निजीकरण का मतलब है कि सरकार अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच रही है। अगर किसी भी यूनिट में, जैसे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, किसी भी माइनिंग में हो, सरकार 51% से ज्यादा शेयर अगर बेच देती है प्राइवेट को, प्राइवेट सेक्टर को, किसी कंपनी को, किसी पर्सन, व्यक्ति को, तो इसका मतलब क्या कर रही है? सरकार निजीकरण करने जा रही है। क्या कर रही है? निजीकरण कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए 5% शेयर बेचा है उसने, 5% हिस्सेदारी बेची है, 10% हिस्सेदारी बेची है, इसको विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको विनिवेश कहा जाता है। तो विनिवेश के समय जो कुछ हिस्सेदारी, वो अपना कुछ हिस्सा बेचता है, लेकिन मालिकाना हक सरकार के ही हाथ में होती है। जैसे अगर रेलवे की बात की जाएंगे, अभी रेलवे में जो किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, विनिवेश किया गया, नहीं, कुछ हिस्सेदारी सरकार ने बेची, तो हिस्सेदारी बेची है तो मतलब कंट्रोल गवर्नमेंट का ही। जब वो 51% से ज्यादा हिस्सेदारी बेच देगी, तो वो क्या हो जाएगा? निजी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजी में हो जाएगा। ठीक है, तो विनिवेश और निजीकरण में अंतर है। ठीक, और वो कब करती है विनिवेश? तो मान लीजिए उनको कुछ इनकम, कमाई करनी है, क्योंकि खर्च करने के लिए कमानी तो पड़ेंगे ना। अब मान लीजिए टैक्स से पूरा नहीं हो पा रहा है खर्च, तो क्या करेंगे? तो फिर आपको जो भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको बेच, उसमें अपनी हिस्सेदारी को बेच करके पैसा जुटाएंगे। ठीक है, तो विनिवेश और निजीकरण दोनों में अंतर है। पता चला अंतर कि नहीं? जी सर। कहीं लिखा हुआ है कि एलआईसी में, एलआईसी क्या है? भारत सरकार की है, नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, एलआईसी, एलआईसी ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार की यूनिट है। अब एलआईसी में 5% हिस्सेदारी, 10% शेयर को बेच रही है, अपने हिस्से, शेयर मतलब हिस्सा, इसको क्या कहेंगे? निजीकरण कहेंगे? नहीं, इसको क्या कहेंगे? इसको विनिवेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर हमने निवेश किया था उसको बेच करके फिर से पैसा कमाना। अगर 51% से ज्यादा हिस्सेदारी बेच रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो निजीकरण करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? निजीकरण करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर बात? यो प्रोफेसर, क्लियर बात भेल है? जी सर। हाँ, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, यहां पर आपको प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के बारे में चर्चा है। यहाँ पर इसमें है ना, प्रत्यक्ष कर, किसी व्यक्ति या संस्थान की आय पर जो टैक्स लगता है वो क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। इसमें इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनियां जो कमाती है, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरेंट टैक्स, अलग अलग तरह के, जो सीधा आपको इनकम हुई उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर होता है ऐसा टैक्स जिसे उपभोक्ता सीधे जमा नहीं कराते, लेकिन सामानों और सेवाओं के लिए इस टैक्स को वसूला जाता है। देश में तैयार, आयात व निर्यात किए गए सभी सामानों को जो टैक्स लगते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, जीएसटी है, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सीधा उपभोक्ता नहीं जमा करता है, उसके बदले वो सेलर जमा करता है। क्या करता है? वो सेलर जमा कर देते हैं। ठीक, इसके बाद आती है आपकी जीडीपी वाली बात आती है। क्या आती है? जीडीपी। जीडीपी बहुत बात सुने होंगे। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। मतलब किसी देश के बजट और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जीडीपी यानी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक तय अवधि में, मतलब एक फिक्स सर्टेन पीरियड में देश के आर्थिक विकास, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ का पता लगाना है कि मतलब देश ग्रोथ कर रही है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, उसका आर्थिक विकास क्या है, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? जीडीपी से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी क्या होती है? तो एक वित्त वर्ष में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक के बीच में जितने भी मूल्य की वस्तुएं और सर्विस भारत में पैदा की गई, नहीं प्रोडक्शन किया गया, उसको, सर्विस को और
वस्तु को, सर्विस मतलब जैसे आईटी, कोई जैसे आईटी कंपनी है, नहीं जैसे आप एचसीएल का नाम सुनते हैं, बैंक, ये सारा क्या है, सर्विस सेक्टर, ये क्या है, सर्विस। नहीं तो कोई भी बोला कि कोई भी और मतलब कोई भी इंडस्ट्री जो वस्तु बना रही है, सर्विस पैदा कर रही है, सर्विस पैदा की गई, उसे उस देश का क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं उस देश का, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी का मतलब समझा, जीडीपी का मतलब क्या है, डिटेल आपके इसमें लिखे गए जिसमें आपको सारे टर्म क्लियर हो जाएंगे। इसको जरूर पढ़ेंगे और क्वेश्चन में पूछूंगा, बजट से एक क्वेश्चन कल के टेस्ट में भी डाला गया है, बजट से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से। और एक बार आपको जानकारी होनी चाहिए जीडीपी क्या, प्रत्यक्ष कर क्या, अप्रत्यक्ष कर क्या, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में स्कैन करके डाला है। ये छूट गए थे उसमें डालने, यहाँ मैंने अलग से उसको डाल दिया है और आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है, ग्रुप में पीडीएफ भी चले गए। इसको जरूर एक बार अच्छे तरीके से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, जैसे भी आपको। बाकी हार्ड कॉपी में नोट्स निकाल लिए गए हैं, आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं सरकार के खर्च। सरकार के खर्च क्या होते हैं, 4 तरह के। रेवेन्यू व्यय, राजस्व व्यय कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं, ब्याज का भुगतान कहते हैं, कर्ज का पुनर्भुगतान कहते हैं। सरकार 4 तरह से खर्च करती है। जैसे राजस्व व्यय क्या होता है, तो बोला कि राजस्व व्यय वह खर्च है जिसमें ना तो देश में उत्पादकता बढ़ती है और ना ही इसे कभी भी सरकार को कमाई होती है। नहीं तो जैसे कोई सब्सिडी मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, सब्सिडी। नहीं जैसे है ना कि मान लीजिए आपको गेहूं चावल मिल रहा है, तो गेहूं चावल जो किसी को मिल रहा है सरकार से, तो गेहूं चावल की कीमत क्या 2 रुपए है। डीलर कितने रुपए देता है, 5 या 7 रुपए, कितने रुपए देते हैं, 1.5 रुपए सर। 1.5 रुपए। क्या उस गेहूं कितने रुपए है, मार्केट में 27 रुपए शायद से। जनरली मार्केट के अंदर बाजार में उस गेहूं की कितनी कीमत होगी, 27 रुपए सर। 27। अभी है सर 3। कितना है, 3 है 3। और गेहूं महंगा है। अरे वही जो भी 20 30,000 सर। अच्छा अप्रोक्स में 25 मान लीजिए, ठीक है, अप्रोक्स मान लीजिए 25 रुपए, और आपसे सरकार कितने ले रही है, उस वो डीलर कितना ले रहा है, 3 रुपए या 2 रुपए जो भी हो, ये जो रुपए, हाँ जो भी 2 ही रुपए मान लीजिए, 2 रुपए। तो ये जो कितना 25 में 2 का जो गैप है, कितने रुपए का, 23 रुपए का, वो कौन चुका रहा है, वो कौन चुका रहा है, सरकार चुका रहा है। हाँ कौन चुका रहे हैं, सरकार चुका रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार चुका रही है। 5 किलो फ्री मिल रहा है, 5 किलो को तो पैसा देना पड़ रहा है ना, 5-5 केजी फ्री भी मिल रहे हैं। नहीं कुछ दिन मिले थे ना कोरोना टाइम में, उसको फिर बढ़ा भी दिया गया था। जी सर, अभी भी बढ़ा हुआ है। उसको उसका पैसा भी कौन दे रही है, सरकार। तो ये जितना सब्सिडी वाला खर्चा है, ये सब्सिडी मिला। इसके बाद गैस पे सब्सिडी मिलती है, नहीं गैस पे मिलते हैं ना, गैस कनेक्शन, गैस लेते हैं तो उस पर सब्सिडी खाते में जाता है। पेंशन, पेंशन पर मान लीजिए कोई पेंशन दे रहा है, सरकारी विभाग, सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पेंशन। ठीक है, सरकारी विभाग और सरकारी योजना पर जो खर्च किया जा रहा है, खास सरकार को जो अनुदान, रात में जैसे कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आ गई, तो क्या होता है, सरकार अनुदान देती है। ये जितनी अनुदान है, सब्सिडी है, सरकारी योजना पर खर्च है, पेंशन है, ये सब के राजस्व व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्व व्यय। इससे ना तो सरकार की कमाई बढ़ती है और ना ही देश में उत्पादकता बढ़ती है। ये एक सहायता के तौर पर किया गया। इसके बाद दूसरी होती है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय क्या होता है, बोला कि राजस्व व्यय से भीतर पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी, उसकी परिसंपत्ति बढ़ जाती। क्या कहते हैं, संपत्ति सरकार, और इन खर्चों से सरकार को भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। क्या है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी सर। सबको ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रही है क्या आवाज? यस जी सर। यस सर। अब ठीक है, जी सर। वो नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहा उन्होंने कि राजस्व व्यय में जो खर्चे किए गए सब्सिडी के लिए, सरकारी योजना के लिए, पेंशन के लिए, सरकारी जो अनुदान मिल रहा है सरकार को, उन पर, जिससे ना तो उत्पादकता बढ़ी और ना ही संपत्ति बढ़ी।
लेकिन अगर पूंजीगत व्यय किया जाता है, सरकार पूंजीगत व्यय करती है, मतलब सरकार की इससे परिसंपत्ति बढ़ती है और भविष्य में सरकार को इससे क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। पूंजीगत व्यय में जैसे उद्योग धंधे लगाना, हवाई अड्डे बनाना, अस्पताल बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, बंदरगाह बनाना जहां बड़े बड़े पानी वाले जहाज रुकते हैं। तो अगर मान लीजिए एयरपोर्ट बनाएंगे तो सरकार को क्या फायदा होगा बताइए तो? अगर एयरपोर्ट सरकार बना रहे है, इससे क्या फायदा हो रहा है? सरकार अभी एयरपोर्ट दरभंगा बनाए, इससे सरकार को फायदा है। क्या फायदा है? टैक्स आएंगे उसका फायदा होगा ना सर। ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला जितना भी इनकम होगा वो तो गवर्नमेंट का होगा ना सर। वो तो प्लेन गवर्नमेंट थोड़ी चला रही है, प्लेन तो चला रहा है ये इंडिगो का है ना, इंडिगो का है और किसका है, स्पाइस जेट कंपनी का रहता है ना सर वो। तो दोनों कंपनी है, दोनों तो प्राइवेट कंपनी है, तो सरकार को क्या फायदा? टैक्स तो मिलेगा ना सर। कोलैबोरेशन रहता है सरकार का और कंपनी पैसे देती है। कंपनी जब निवेश कर स्टेट के अंदर अपना अगर निवेश करेगी तो कंपनी तो फिर स्टेट उसे मतलब कर तो वसूलेगी ना सर। एयरपोर्ट सरकार का है, भारत सरकार की है ना। वहां प्लेन उतार रहा है कौन? स्पाइस जेट, इंडिगो। सरकार की क्या कमाई बढ़ी? सरकार की क्या कमाई बढ़ेगी? पब्लिक ट्रैवल करेगा, उस पे जीएसटी। अच्छा ठीक है, ओके। और कुछ वहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं वो शॉप से मतलब जो भी कुछ परसेंटेज साझा होगा सर उसमें। जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उस पर जो भी प्राइवेट कंपनियां प्लेन उतारती है, हवाई जहाज उतारती है, ठीक है, उनका क्या होता है, हर एक साल एक टेंडर होता है। क्या होता है? टेंडर भरती है ना। क्या भरती है? टेंडर। अब सुने होंगे कि इंडी पहले क्या मिला था, स्पाइस जेट को लाइसेंस मिला। क्या मिला था? लाइसेंस। दरभंगा में प्लेन उतारने के लिए सबसे पहला लाइसेंस किसको मिला था? स्पाइस जेट। तो उसके लिए टेंडर जारी किया था। नहीं, टेंडर में कि भाई एक साल का टेंडर है, लोग जो अलग अलग कंपनियां, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, जेट एयरवेज है, जो भी है, वो सब टेंडर भरेंगे। उनमें जिनको लाइसेंस मिलेगा उसके बदले सरकार क्या करती है? फीस लेती है। भैया रेवेन्यू होगा 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी जितने भी होंगे, इतने करोड़ आपको एक साल के लिए देने हैं और एक साल को आपको लाइसेंस इशू किया जा रहा है, आप प्लेन उतार सकते हो। क्योंकि उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए तो खर्चा हुआ है ना। आप जैसे ही दरभंगा से निकलेंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, तो वहां पर क्या लगता है? टोल टैक्स लगता है। और इधर अगर झंझारपुर तक बढ़ गए तो टोल टैक्स लगता है ना। आप हाईवे पर चढ़ते तो क्या टोल टैक्स देना पड़ता है ना। नॉर्मली बाइक वाले को नहीं देना है, लेकिन 4 चक्के को देना पड़ता है। सर यही चीज तो कोई भी प्राइवेट कंपनी है निवेश ही कर रहा है ना उसके स्टेट में, या फिर उसका निवेश से क्या मतलब? वो निवेश कहाँ हुआ? उसको लाइसेंस मिला, सरकार को उसने पैसा दिया, प्लेन उतार रही है, सरकार खर्च कमाई इतना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो सरकार की है। आज इसी बजट में कहेगा ना 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे, तो निवेश तो सरकार का है ना। जैसे अभी मान लीजिए वो बने हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, NH-57। NH-57 प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन तो है ना, संयुक्त रूप से कर रहे हैं ना कोलैबोरेशन। अब मुझे नहीं पता ना कोलैबोरेशन है या नहीं, कितना कोलैबोरेशन है। वो टेंडर पैसा उसको क्या करता है? टेंडर पैसा शुरू करता है। हो सकता है कोलैबोरेशन नहीं भी हो, खुद से बना रही है सरकार। नहीं, हो सकता है सरकार खुद ही इन्वेस्ट कर रही है पूरे। जरूरी थोड़े है कि कोलैबोरेशन करके इन्वेस्ट करे, नहीं, खुद इन्वेस्ट कर रही है। जैसे NH-57 बना है, सरकार ने रोड बना के दी, अब आपसे क्या कर रही है? टोल टैक्स वसूल रही है कि भैया यहाँ पर टोल दो। नहीं, क्या दो? टोल दो, क्योंकि इस रोड को बनाने में खर्च लगा है। तो आप क्या कर रहे हैं? टोल टैक्स दे रहे हैं, सरकार को उससे इनकम हो रही है ना। उद्योग धंधे, पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी से क्या होती है? इन सभी से कमाई होती है। सरकार क्या होती है? कमाई होती है। अब जैसे अस्पताल है, अस्पताल से क्या कमाई हुई सरकार को? पूछेगा ना, अस्पताल से क्या कमाई होगी, बताइए। अस्पताल सरकार ने बना रही, मान लीजिए एम्स बना रही है दरभंगा में, इससे क्या कमाई हुई सरकार को? केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा? क्योंकि पूंजीगत व्यय है ना। और क्या कहा? पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति बढ़ती है और उससे उन खर्चों से सरकार को क्या होता है? भविष्य में लाभ प्राप्त होता है।
एम्स बनाने से क्या फायदा होगा? एम्स बनाने से यही फायदा है कि अगर जैसे कि कोई भी पेशेंट है अगर दिखवा रहा है, उसका भी जितना भी कुछ खर्चा अगर पड़ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में, वो तो सारा गवर्नमेंट को ही जाएगा ना। गवर्नमेंट, वो तो अस्पताल एम्स जो है वो सरकार के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें आपको थोड़े मतलब इतना पैसा लगता है। उसमें 5-10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए डीएमसीएच खुला हुआ, 5 रुपए पर टिकट का। तो सोचिए, देखिए जैसे ही अस्पताल खुलती है तो अस्पताल के लिए क्या होते हैं, अस्पताल में भी अलग अलग तरह के क्या होते हैं, वहां पर टेंडर इशू की जाए। जैसे वहां पार्किंग के लिए टेंडर है ना, पार्किंग का बड़ा टेंडर है ना। जो कैंटीन खुलती है उसके लिए टेंडर होते हैं, उससे कमांड बढ़ेगी। ठीक है, जो कुछ यहाँ से मतलब जो मरीज दिखा रहे हैं वो भी पैसा जा रहा है उनको, है ना। कोई वहां पर क्या कर रहा है, अंदर में शॉप्स खोल रहा है, मान लीजिए कि हम सब शॉप डालेंगे अपना, तो शॉप वाला क्या कर रहा है, वो टेंडर भर रहा है, उसका पैसा जा रहा है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या होती है, अलग अलग देखेंगे शॉप्स होते हैं, उसका एक रेलवे क्या बना के देता है, वो बड़का लाइसेंस बना के देता है कि फरना प्लेटफॉर्म पर आप बेचोगे। उसको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस के लिए कुछ रकम जमा करनी पड़ती है रेलवे, वही फायदे हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा खर्च किसका तरह का होता है, ब्याज का भुगतान। अगर सरकार ने कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज में ब्याज का भुगतान करना, ये तीसरे तरह का खर्च होता है। और चौथा खर्च होता है कि अगर उस कर्ज को चुकाना है तो कर्ज को चुकाएंगे, कर्ज चुकाएंगे तब भी खर्च, या उस कर्ज पर जो ब्याज दिए जा रहे हैं वो भी सरकार के लिए क्या है, खर्च है। इनकम के सोर्सेज क्या है, केवल दो चीजें, एक आय और दूसरा विनिवेश या निजीकरण। निजीकरण कर रही है तब भी उसको पैसा मिल रहा है, आय इन टैक्स मिल रहा है तब भी उसको पैसा मिल रहा है, आय हो रही है नहीं। तो ये तीनों क्या है, उसके आय के संसाधन है, और ये इतने सारे क्या है, उसके व्यय। बात समझे पूरा? बजट अच्छा लगा पढ़ करके? किसी को बता देंगे ना बढ़िया तरीके से? क्या नहीं बोल रहे हैं? हाँ सर बता देंगे, आपके इतना अच्छा तो नहीं करने के बाद भी नहीं बता पाएंगे? नहीं बता देंगे सर। कि भाई जीडीपी क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है ना। चलो यहाँ तक क्लियर पहली बात। अब चलते हैं जो हमारा पीडीएफ वाला था वो पेज पे, कि बजट 2023 क्या कहता है। ये तो बजट से पहले जितने भी कुछ उसमें महत्वपूर्ण टर्म होंगे इसके बारे में जानकारी। चलते हैं बजट 2023 के ऊपर। ये रहा बजट 2023, विजन फॉर अमृतकाल। क्या कह रहा है, ये अभी जो समय चल रहा है भारत के लिए वो कौन सा काल है, अमृतकाल। कौन सा काल, अमृतकाल। अमृतकाल किसको कहते हैं, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव जिसको भी बोलते हैं। आपने हर एक जगह देखेंगे, सरकारी भवन पर या सरकारी साइट्स पे, यूजीसी के साइट्स पे, हर जगह आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव, हर जगह देखेंगे, जहां देखेंगे सरकार की। तो जो भारत सरकार ने कही है कि आजादी के हम 75वें साल में हैं, इस 75वें साल से लेकर के 2047 में हमें आजाद हुए कितने 100 साल हो जाए। तो ये 75 साल से 100 साल के जो बीच का समय है उसको अमृतकाल कहा गया। क्या कहा गया है, अमृतकाल। नहीं, क्या कहा गया है, अमृतकाल। अमृतकाल। अमृतकाल कौन सा है, तो आजादी का 175वां अमृत महोत्सव ने मनाया है। नहीं, 15 अगस्त 2022 से, और 100 जब पूरा होगा उसके बीच के समय को अमृतकाल, उसको अमृतकाल कहा गया। भारत के लिए क्या है, अमृतकाल। ये भारतीय इतिहास में दर्ज है। और भारत सरकार ने कहा कि हम सब कितने भाग्यवान हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि इस भारत के अमृत काल के क्या बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, साक्षी। नहीं, हम सब अमृत काल को देख रहे हैं भारत के 75 से लेकर के 100 वर्ष तक देखेंगे, ये अमृत काल है। और 100वां जब हमारा स्वतंत्रता दिवस हो तब इसको अमृत काल के एक बड़े भव्य आयोजन किए जाएंगे। 75वें पर भी थे और 100वें पर भी। ठीक है, इस अमृत काल के लिए 3 विजन बनाई है सरकार ने। क्या बनाई है, 3 विजन, है ना। कुछ भी काम होती है तो विजन के थ्रू काम होती है। हम भी काम कर रहे हैं विजन के थ्रू। जैसे मेरा विजन है कि भाई क्या करना, लगभग सर माइक ऑफ करवा दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। कैमरा भी ऑफ कर दीजिए, कैमरा देखो और कैमरा ऑफ कर दो। ठीक है, कुछ पूछने होते तभी माइक ऑन करिए, क्योंकि इको होने लगते हैं सामने, है ना। चलिए, विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल के 3 विजन हैं आपके पास। ये 3 विजन आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में, मैं हिंदी में लिखा पढ़ाता हूँ।
क्या लिखा हुआ? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। विद फोकस ऑन द यूथ, क्या करना? नागरिकों के लिए सुनहरे अवसर पैदा करना। क्या करना? हिंदी में लिखना है, लिख लीजिए एक एक करके, मैं बता रहा हूं, हिंदी में लिख लीजिए। पहला विजन है, पीडीएफ तो है ही, बस हिंदी में विजन लिखना है। पहला विजन है सरकार का, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। विद फोकस ऑन द यूथ, नहीं, नागरिकों के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करना, खासकर किसके लिए? युवा के लिए। फोकस कहां पे होगा हमारा? युवा के ऊपर, कि युवा शक्ति मतलब राष्ट्र शक्ति। युवा मतलब क्या? हम और आप, ये सारे क्या है? युवा। ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, पहला विजन लिख ली हिंदी में। सुनहरे अवसर, नागरिकों के लिए क्या करना? सुनहरे अवसर, खासकर युवाओं के लिए। क्या कर? किसके लिए? खासकर युवाओं के लिए। मैं हिंदी बता रहा हूं, लिख लीजिए, ठीक है। अगला दूसरा विजन है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। ग्रोथ का मतलब होता है विकास, और जॉब क्रिएशन का मतलब होता है क्या? जॉब उत्पन्न करना। कह रहा है कि आप कैसा बनिए? जॉब उत्पन्न करने वाले बनिए, जॉब के लिए नहीं बनिए। रोजगार उत्पन्न करिए, जॉब उत्पन्न करिए आप, ठीक है। जॉब उत्पन्न कैसे करेंगे? तो भैया जब हम खुद पहले काबिल बनेंगे, उसके बाद ही जॉब उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब खुद में काबिलियत नहीं तो फिर जॉब उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ये दूसरा हमारा विजन। तीसरा विजन है भारत सरकार का अमृतकाल के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो हमारा आर्थिक पर्यावरण होना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? माइक्रो इकोनॉमिक, हमारा जो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक पर्यावरण जो होना चाहिए, आर्थिक जो हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, अस्थायी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। सेम चीजें हमें पढ़ाई में भी लागू करनी। क्या रहनी है? स्ट्रॉन्ग करनी है, स्टेबल करनी है। क्या करनी है? स्ट्रॉन्ग करनी है और स्टेबल, मजबूती से पढ़ाए, और स्टेबल, स्टेबल मतलब अस्थायी रूप से, जो पढ़े उसको थोड़े दिन क्या माइंड में रहे, याद रहे, है ना। ये नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गए, कल पढ़ा परसों भूल गए, ठीक है। ये तीनों विजन समझे? मैं पूछूंगा कभी भी, हाँ, जी याद सर, रखिएगा। पूछ सकते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है, तो जो नहीं समझे पूछ लीजिए क्या कहा मैंने, और निश्चित रूप से क्वेश्चन होंगे कुछ दिन बाद पक्का, क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि भाई मैं वैसा मास्टर नहीं कि पढ़ा दिया बस हो गया। पूछूंगा कि क्या पढ़े। और आज जो चला है, श्योर सर। आज जो चला है सेशन, पूछिएगा किसी से, ऑफलाइन में जो आए हों उसको किसी से पूछिएगा, ऑफलाइन वाले किसी स्टूडेंट के नंबर, कैसा सेशन चला है, कैसे कैसी बातें पूछिए। मैं तो क्लास मिस कर गई सर मौसम के कारण। तो इसीलिए जो पढ़ते हैं उसको पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछूंगा तो फिर उस टाइम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अमृत काल में ये 7 प्रायोरिटीज को दिखाया गया, सप्तऋषि कहा गया है। ये बजट कैसा है? सप्तऋषि बजट है। कैसा बजट है? सप्तऋषि। भारत की पहचान सप्तऋषि, पुरातन भारत की बात कहते हैं, अध्यात्म की, रामायण की बात करते हैं, तो वहां पर सप्तऋषि थे। कौन थे? सप्तऋषि। और उससे क्या होती है? भारत को पहचान मिलती थी। इसी तरह से ये अमृतकाल का बजट है, तो इसका नाम दिया गया सप्तऋषि, 7 प्रायोरिटीज। वहां पर सप्तऋषि में 7 ऋषि थे, यहाँ पर सप्तऋषि तो नहीं, यहाँ पर क्या है? 7 प्रायोरिटीज है। नहीं, प्रायोरिटीज मतलब क्या प्रायोरिटीज हमारी, क्या लक्ष्य होने चाहिए, क्या विजन होने चाहिए, किस लक्ष्य के लिए काम करें, ठीक है। हमारे प्रायोरिटीज के बारे में बजट में बात की गई। तो एक एक प्रायोरिटीज को मैं हिंदी में कहता हूं, आप लिखते चले जाइए। पहला प्रायोरिटीज है यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है समावेशी विकास। कौन सा विकास? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 1 2 करके लिखते जाइएगा। समावेशी विकास, ये पहले का नाम। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब समावेशी विकास। विकास ऐसी होनी चाहिए जो सब कुछ को समावेशित करती हो। जो क्या करती हो? सब कुछ को समावेशित करती, सबको समावेशित करती हो, जिसमें सब कुछ आ जाए। हाँ। अगला है रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है। इसका हिंदी है अंतिम छोर, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच।
अंतिम हर व्यक्ति किसी तक। गांव तक सब चीजें पहुंचाना, मतलब जो बहुत पिछड़ा भी गांव वहां तक भी सब चीजें बचाना। कश्मीर से कन्याकुमारी एक भी आदमी और भारत का एक कोना तक नहीं छूटना चाहिए। रीचिंग द लास्ट माइल, भारत का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कटक से लेकर अटक तक सारा चीज मिल जाना चाहिए। पूर्वी से पश्चिमी और दक्षिण से उत्तरी छोर सबको जोड़ लेंगे एक साथ। अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, सरकार ने कहा है अंतिम छोर तक पहुंच नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। ठीक है, भारत का लास्ट व्यक्ति भी नहीं बचने चाहिए। उसके बाद तीसरा है यूथ पावर, युवा शक्ति। युवा शक्ति को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है सरकार। युवा शक्ति, अब युवा शक्ति को कैसे बढ़ाएगा, इसके लिए क्या योजना बनाई सरकार ने वो दिखाएंगे। युवा शक्ति ये तीसरा होगा। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र, जो वित्तीय क्षेत्र है, पैसा से संबंधित क्षेत्र है, उसमें क्या करना, निवेश को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र। अगला है हमारा ग्रीन ग्रोथ। कैसा ग्रोथ, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरित विकास। इसको क्या कहेंगे, हरित विकास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, हरित विकास। विकास तो करनी है लेकिन कैसी, हरित रूप से, मतलब उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा करके फिर ग्रोथ कर रहे हैं तो ये ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। हमें चाहिए हरित विकास। अभी देखेंगे भारत में बन रहा है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, नहीं हम लोग जानते हैं कौन सा रोड, प्रधानमंत्री वाला रोड, इसके बाद स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, और एक होता है एक्सप्रेसवे, नहीं जो कि 5-5 लेन का, 6-6 लेन का, 12-12 लेन का होता है, बड़े बड़े, है ना। तो उसी में अभी जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, कौन से, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। मतलब अगर जो रोड बनाए जा रहे हैं, मान लो उसके बीच में जंगल आ रहा है, तो क्या करना है, नीचे जंगल और ऊपर रोड, ताकि जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अगर जंगल को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर मैं ग्रोथ करूंगा तो वो ग्रोथ नहीं है, वो क्या है, नुकसानदेह है हमारे यहाँ। तो विकास करना है लेकिन कैसा, हरित विकास, ताकि पूरा एनवायरनमेंट से उसे कोई नुकसान ना पहुंचती। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कितने हो गए जी सर, कितने हो गए, 5 हो गए। सॉरी सर, हाँ 5 हो गए। उसके बाद छठा नंबर है अनलीजिंग द पोटेंशियल, स्व क्षमता को सामने लाना। जिसमें जो भी क्षमता है उसको सामने लाना है, सरकार का लक्ष्य है स्व क्षमता को सामने लाना। जिनकी जो भी स्व क्षमता है उसको सामने लाना है। क्या करना है, सामने लाना है, उनको निकालना है। जैसे हनुमान जी को वरदान था ना कि वो क्या करते थे, अपने पोटेंशियलिटी को नहीं जान पाते थे कि मेरी क्या स्व क्षमता है, क्षमता क्या है, तो कोई उनको याद दिलाता था, ये बाप रे आप तो पवन पुत्र हैं, नहीं क्या है, पवन के पुत्र हैं, अंजनी आपकी माता है, आपको कौन रोक सकता। ठीक है, तो जैसे उनको याद दिलाया जाता था तो वो क्या हो जाते थे, उनकी क्षमता बढ़ जाती थी। सरकार इसी तरह से कही कि भाई भारत का व्यक्ति सो गया है तो क्या करना, उसको जगाना कि भाई तुम्हारी स्व क्षमता क्या है, उस तरह से काम करो। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा और निवेश। बुनियादी ढांचे में क्या करना है, निवेश करना है। नए नए एयरपोर्ट बनाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, हेलीपैड बनवानी है, रोड बनवानी है, उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया कर रही है सरकार। क्या कर रही है, खर्च कर रही है। ठीक है, ये 7 आपके प्रायोरिटीज में रहेंगे, 7 प्रायोरिटीज में रहेंगे। पहला होगा समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। उसके बाद तीसरा युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, बुनियादी ढांचा और निवेश। ये 7 प्रायोरिटीज रहने वाली है इस बजट के। यहां तक समझे सब कोई बजट में कि क्या प्रायोरिटीज, क्या विजन, क्लियर सबको? जी सर। बोल देना हाँ हाँ, कम से कम हाँ बोल दीजिए, कम से कम ये से लगता है कि कम से कम समझ में। समझ गए। बोले सर, हाँ। कम्युनिकेशन पढ़ाया है आप लोगों को, बाप रे बाप। कम्युनिकेशन में क्या बोलने के लिए रिसीवर का दायित्व होता है कि सेंडर को फीडबैक दे,
नहीं तो वैसे रिसीवर को लाठी से कूटा जाए बढ़िया यस तरीके से। सर। हाँ, जी सिर्फ सर। सेंटर का काम ही होता है करके समझाना है। रिसीवर का भी दायित्व बनता है कि फीडबैक टाइम टू टाइम पहुंचाना। बोल देंगे तो वजन नहीं कम हो जाएगा, घट जाएगा। जी ऐसा सर। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बातें होंगी ना आगे उस पर, है ना। अब बाद में मुझे फोन किया, सर गड़बड़ हो गया था। ये कौन सा तरीका हो? तो भाई क्लास में बोलो ना, क्लास में कभी बोलने के लिए मना किए क्या? नहीं, इतना छूट कहीं नहीं मिलता है कहीं भी किसी क्लासेस में कि कम से कम आपको बोलने की आजादी, व्यक्त करने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, है ना। तो बोलने की आजादी करो। क्या होता है? डर। गहराई से समझ रहे हैं इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ओ, गहराई से समझ रहे हैं। अच्छा, किसने कहा? अच्छा, कौन है गहराई समझ रहे हैं? बताइए तो एक बार। गहराई से समझ रहे हैं तो और अच्छी फीडबैक होनी चाहिए ना। हाँ, गहराई से समझने का मतलब फीडबैक तो और अच्छा देना चाहिए। वो अगले महीने पता चल जाए कितनी गहराई से आपने समझा है, जब क्वेश्चन आएंगे तो उस पर। चलिए, हमको जानिए और क्या कि एजुकेशन और स्किल पर भारत सरकार क्या काम कर रही है। एजुकेशन और स्किल पर उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, इस पर जानिए। तो एजुकेशन और स्किल को जानिए। सबसे पहले डाइट का नाम सुने आप लोग? डाइट, DIET। हर एक जिले में डाइट सरकार ने खोला हुआ है। डाइट जानते हैं? नहीं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डाइट का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो DLED सब नहीं होते, वो डाइट करवाती है, डाइट। जी जी। ठीक है, दरभंगा में भी है डाइट। ठीक है, अलग अलग हर एक जिले में डाइट होती है। उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट। तो कहा है, डाइट को कहा है कि भैया पैसा तो हमसे ले रहे हो लेकिन कुछ काम भी कर लो। क्या कर लो? रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग को थोड़ा सा क्या कर दो, और इनहेंस करो। टीचर्स को, उसको जो BEd होती है, DLED होती है, क्या होती है? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन से वो, तो उसको क्या करना, और भी इनहेंस करना। पैसा तो सरकार से ले रही है ना, तो सरकार का कहना मानेगी ना भाई। क्या? तो उसने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग जो करवा रहे हैं उसको क्या करना, और भी अच्छी करना, उसमें कुछ बेहतर करना। क्योंकि अगर शिक्षक बढ़िया होंगे, ट्रेंड होंगे, तो हमारा आगे आने वाला जो युवा है, बच्चे हैं, वो बढ़िया होंगे। नहीं, क्योंकि वही उनके देश, उनके हाथ में आगे का बागडोर आने वाला है। ठीक है, चलो दूसरा काम क्या हुआ? सरकार एक गवर्नमेंट ये भी जो स्किल चला है, जैसे कौशल विकास योजना, जैसे उसमें भी चर्चा करेंगे, आने वाले, अभी आने वाले। दूसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। एडोलसेंट किसको कहते हैं? आपने पढ़ा है ना टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, एडोलसेंट शिक्षार्थी का। जब हम यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो वहां पर पहला पैराग्राफ था शिक्षार्थी किसे कहते हैं, और दूसरा पैराग्राफ था शिक्षार्थी की कितनी अवस्था होती है। तो हमने कहा था 3 अवस्थाएं होती है, चाइल्ड, एडोलसेंस, एडल्ट। याद है? नहीं याद? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एडोलसेंस कहते हैं भाई, टीन एज होता है ना, टीन एज 13, 14, 15, 16, 17, ये टीन जितना लगा हुआ, टीन तक, टीना की तरह, तो वो क्या है? एडोलसेंट। इसके बाद क्या? एडल्ट। और इससे पहले क्या? चाइल्ड। तो बोला कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? NDL। भारत सरकार ने भारत में जितनी भी लाइब्रेरी हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेज के अंदर, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है। इसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसकी चर्चा आपके यूनिट नंबर नोट्स के अंदर, यूनिट नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब सरकार द्वारा डिजिटल इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। तो NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और एक NDL खोलने से फायदा क्या है? अब मान लीजिए BHU में कोई किताब है, आप तो नहीं जाके पढ़ सकते ना BHU में। अगर आप LLM में मतलब मास्टर्स कर रहे हो, PhD कर रहे हो, तो आपको तो बुक नहीं मिल सकती BHU की मिल सकती? ऐसा कुछ नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो BHU में जो पैसा, किताब जो रखा हुआ किसका है? भारत का है ना। भारत मतलब क्या? हम। जी सर। तो सरकार ने कहा हम सभी का नहीं, हम क्या करते हैं, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जोड़ देते हैं ऑनलाइन, और डिजिटली रूप से क्या कर पाओगे आप? कोई भी बुक
जो कि कहीं भी रखा हो, किसी भी भारत के किसी भी लाइब्रेरी में रखा हो। जैसे तंजावुर लाइब्रेरी है, बहुत पुराने लाइब्रेरीज वहां से आप इजीली एक्सेस करके घर बैठे पढ़ सकते हैं। फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैब के ऊपर, जिस पर ही पढ़ना है उसको डिजिटली आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले थे किसके लिए? एडल्ट के लिए थी। अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में किसके लिए सेटअप किया जा रहा है? चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए। कहा गया कि देखो फोन पे तो टाइम बिता ही रहे हैं, तो कम से कम किताब पढ़ लो। क्या कर लो? किताब पढ़ लो, है ना? क्योंकि किताब क्या होती है? किताब मानव जीवन में क्या लाती है? बड़ी बदलाव लाती है। उसमें ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे आप क्या करेंगे, कोई आपको दुनिया में क्या कर दो, गुमराह नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? गुमराह नहीं कर सकता, अगर आपने किताबें पढ़ी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई भी आपको गुमराह कर सकता है ना। इसीलिए उसने कहा है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को मैं सेट कर रहा हूँ चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंट के लिए। आप जाओ, पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, ये दूसरा काम क्या है एजुकेशन के फील्ड में। तीसरा काम इस बजट में जो एजुकेशन के लिए है वो है स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एज पंचायत एंड वार्ड लेवल। उन्होंने राज्य सरकार से आह्वान किया है, उनको इनकरेज किया है कि आप पंचायत के स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरीज खोलिए। क्या करिए? फिजिकल लाइब्रेरीज खोलिए, ताकि जो गांव तक जो बच्चे हैं वो भी क्या हो, लाइब्रेरी से लाभान्वित हो। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बिहार में मैंने देखा, बाकी मुझे नहीं पता और भी जगह होंगे। अच्छा एग्जाम्पल देखा, विपिन सर करके हैं जो कि यूट्यूब पर काफी फेमस है, मैथ्स के सर हैं, टीचर हैं। वो कुछ दिन पहले अपने पंचायत के मुखिया बने हैं। उन्होंने अपने पंचायत में लाइब्रेरी सेटअप करवाई। क्या बनाई है? लाइब्रेरी सेटअप करवाई। तो स्टेट को इनकरेज किया जा रहा है। मैथ मस्ती सर। हाँ, मैथ मस्ती। हाँ, ये क्या नाम है? नहीं ना, विनीत सर नाम है ना? क्या नाम? जी विपिन सर, वो अपने पंचायत के मुखिया बने, सबसे यंग। विपिन सर है, सॉरी विनीत सर, विपिन सर हैं। तो वो मुखिया बने, उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप की। उनकी यूट्यूब पे वीडियो आते थे तो मैंने देखा था, बड़ा अच्छा लगा। तो उसी तरह से क्या करना है, गांव तक लाइब्रेरी सेटअप करनी है, ये सरकार का कहना है। उसके लिए जो भी होंगे वो सारा फैसिलिटीज मुहैया सरकार करवाएगी। स्टेट को उन्होंने आह्वान किया। ठीक है, ये तीनों काम एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं स्किल के लिए। स्किल के लिए क्या काम किया? स्किल के लिए काम पर चलते हैं। स्किल के लिए पेज नंबर आपके यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर पेज इस पर यहाँ पर PMKVY 4.0। PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आया था ना PMKVY। तो उस PMKVY का चौथा वर्जन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे यूथ पावर है वो कौन सी पीढ़ी है? अमृत पीढ़ी है। यूथ पावर मीन्स अमृत पीढ़ी। तो अमृत पीढ़ी को अमृत जैसा बनाने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया है, शुरू करने जा रही है PMKVY 4.0, मतलब प्रधानमंत्री विकास योजना का चौथा चरण लाने जा रही है। इस चौथे चरण के अंदर न्यू कोर्सेज करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे? सिखाई जाएंगी, आवाज, रोबोटिक्स सिखाया जाएगा, 3D प्रिंटिंग सिखाई जाएगी। वॉइस ब्रेक सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस लैग हो रहा है सर। हो सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, नो इशू। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मस्त मैनेज करेंगे। ठीक है, PMKVY का चौथा चरण चल रहा है। कौन सा है? चौथा चरण। ठीक है, जिसके अंदर न्यू कोर्सेज कौन चला रहे हैं? वो सरकार कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्राम रीड करते हैं, प्रोग्राम लिखा जाता है। जैसे आप हम लोग फेसबुक खोले, बारकोड सर। हाँ, नहीं, कोडिंग का मतलब होता है जैसे कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसके लिए प्रोग्राम जो लिखी गई है उसकी प्रोग्राम लिखी जाती है, जो कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग। ये कंप्यूटर के हैं सारे टर्म। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। अब देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया। कैसे पता चलता है? आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, कोई भी गाने, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी सर्च करो। एक बार यूट्यूब को बंद कर दीजिए, सेकेंड टाइम यूट्यूब को ओपन करिएगा, आपने फर्स्ट टाइम जो सर्च किया था उसी से संबंधित चीजें आपको अगली बार वो दिखाएगा, झड़ी लगा देगा ऊपर। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मानव के दिमाग को पढ़ सकता हो।
रोबोटिक्स, रोबोट्स, वो क्या है, एक तरह के मानव, उसमें मानव के प्रोग्राम, उस तरह एक प्रोग्राम फीड किए गए, इस फीड की प्रोग्राम के हिसाब से वो क्या करता रहता है, काम करता रहता है। 3D प्रिंटिंग, कैसी प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, ये सब आने वाले समय की क्या है, डिमांड है, मांग है। और अगर हमारे युवा, ये सरकार कहती है, अगर हमारे युवा इन चीजों को सीखे होंगे तो उनको अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन, अच्छा मौका मिलेगा कुछ बेहतर करने का। तो आप सबसे मेरा आह्वान है कि अगर आपके अगल बगल में जहां कहीं भी हो PMKVY, तो निश्चित रूप से नेट JRF तो हो ही रहा है, कम से कम ये सारी चीजें जरूर सीखिएगा। अगर वो मौका दे रही है सरकार, सीखिएगा, मैं खुद सीखूंगा अच्छी तरीके से, कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। सर हाँ, हम सीखे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला, आधे सीखे। फिर से नया एनरोल करवाएंगे ना, 4.0 शुरू हो रहा है ना, क्योंकि न्यू कोर्स आ रहे हैं, कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें सीखेंगे, है ना, क्योंकि नेट JRF के साथ साथ ये भी रहेंगे, तो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, स्किल्ड युवा चाहिए। क्या चाहिए, स्किल्ड युवा। चलिए, एक ये काम की जा रही है स्किल में। दूसरा जो यूथ के लिए काम किया जा रहा है क्या, तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या जा रहा है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रही है सरकार, ताकि बाहर से लोग आए, नहीं, बाहर से लोग आए और टूरिज्म करने के लिए आए, और टूरिज्म जैसे ही बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होंगी, जॉब बढ़ेंगी। जॉब मतलब युवा को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। टूरिज्म को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। थर्ड चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, स्टेट विल बी इनकरेज टू सेट अप यूनिटी मॉल। सरकार को इनकरेज किया जा रहा है कि आप एक यूनिटी मॉल बनाइए। क्या बनाइए, यूनिटी मॉल बनाइए, और उस यूनिटी मॉल में एक ODOP प्रोग्राम चलाइए। क्या करिए, ODOP प्रोग्राम चलाइए। ये ODOP क्या होता है सर, तो ODOP का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको GI टैग मिला हो। जैसे हर एक जिले कुछ ना कुछ चीज के लिए फेमस होते हैं ना, जैसे दरभंगा फेमस के लिए मखान के लिए, मधुबनी फेमस है मिथिला पेंटिंग के लिए, भागलपुर फेमस है सिल्क के लिए, मुजफ्फरपुर फेमस है लीची के लिए। तो एक ऐसे यूनिटी मॉल बनाइए, वहां पर ODOP प्रोग्राम चलाइए। हर एक जिले को मौका मिलेगा कि उसके यहाँ पर जो मतलब अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, अच्छे रिपोर्टेड जो प्रोडक्शन होता है, या मतलब जो कोई फसल उगते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें, ताकि वो बेच सके। क्या कर सके, बेच सके। और जितना बेच सकते हैं उतना ही बड़ा बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जितनी बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब भारत का उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे मौके युवाओं के लिए दिए जाए। ठीक, यहाँ तक जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बाद और भी चीजें लिखी गई हैं, आप उसको आराम से पढ़िएगा। फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, इसमें इंडियन इकोनॉमी में कितना पैसा ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है, ये सब हमारे लिए जितनी जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक जरूरी ये भी है आपके इनकम टैक्स के लिए। वैसे तो हम अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो क्या किया गया है, आपका जो मान लीजिए स्कॉलरशिप भी मिलेगा, JRF बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। लेकिन तभी भी ये जान लेना है कि यहाँ पर ये अब नए टैक्स स्लैब ये रहेंगे लोगों के। नहीं, 3 लाख तक आप कमाते हैं इनकम साल में तो कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से जैसे ही बढ़ते, 3 लाख से 6% पर, 3 लाख से 6 लाख तक तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख से 9 लाख तक कमाते हैं 10%, 9 लाख से 12 लाख की कैटेगरी में 15%, 12 लाख से 15 लाख की कैटेगरी में 20%, और 15 लाख से ज्यादा कमाएंगे तो कितनी, 30%। कितनी, 30%। ठीक है, तो मेरा एक आज प्रश्न था ऑफलाइन क्लासेस में कि कोई प्रोफेसर साहब हैं जिनकी मासिक वेतन कितनी है, 2.5 लाख, तो उनकी कुल वार्षिक इनकम कितनी होंगी, 30 लाख हो जाएंगी। नहीं, अगर कोई प्रोफेसर है जिनकी इनकम क्या है, मंथली 2.5 लाख है, तो पूरे साल में वो कितना कमाएंगे, 30 लाख रुपए कमाएंगे। तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा इस टैक्स रेट के हिसाब से, ये आप कैलकुलेट करिए। 30%। ठीक है, कितने टैक्स देने पड़ेंगे सब कैलकुलेट करके रखिएगा, कल इसके आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक प्रोफेसर साहब हैं जिनकी वेतन कुल वार्षिक आय, मतलब वेतन की बात करें 30 लाख है, और वो इस टैक्स रेट को अगर फॉलो करते हैं तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। परसेंटेज आपने सीखा ही हुआ है, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। साल का है सर? जी सर, जी सॉल्व करने हैं, कल सॉल्व करके मुझे बताइए। नहीं सर, बोले ये 30 लाख साल का दिया है ना, मंथली नहीं ना दिया। 30 लाख थोड़ा मंथली
ये साल भाई का ही होगा, लाख प्रोफेसर मंथली होगा तो। है। उस दिन तो भाई अडानी के पप्पा बन गए थे तो, है ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक थे आपके बजट वाले सेशन पूरे अच्छे तरीके से। इसको हिंदी वाला मैंने पीडीएफ भेज दिया है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर है ऑफलाइन, जब कभी आएगा तब मिल जाएंगे। बाकी ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और जो एजुकेशन के बारे में समझा, बस उसको 2-3 बातें थोड़ी सी ध्यान में रखें। ये अभी जस्ट बजट पास हुआ है, फरवरी में एग्जाम है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस उठा करके वहां से पेपर 1 के रूप में डाल दिया जाए। तो अगर पूछ लिया जाएगा मेरे लिए फायदा है, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो पता है ना। यहाँ टैक्स नॉलेज होना तो चाहिए ना सर। तो बजट पास हुए हैं, आप प्रोफेसर के पद पर जाके बैठ रहे हैं ना, तो कम से कम इतने तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जानकारी रहना जरूरी है। चलिए, तो शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।